अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुशामदीद। मैं हूं एक फिक्शन निगार, ब्लॉगर और जर्नलिस्ट, और आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पे जो जेर बहस है सोशल मीडिया पे, कुछ दोस्तों के दरमियान, ओपिनियन लीडर्स के दरमियान। और ये मौजू है कि बानो कुस्सिया और अशफाक अहमद का लिखा हुआ फिक्शन कितना अहम है। क्या ये मुतल्लिका है? क्या इस पर तनकीद की जा सकती है? क्या अब हमें इसे रद्द कर देना चाहिए? तो इस बारे में वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इस पे एक कॉलम लिखा गया, कॉलम से बहस का आगाज हुआ और डॉक्टर काजमी साहिबा ने ये कॉलम लिखा था। बाद में मुतादिद लोगों ने इस पे तबसरे किए। आमिर हाशिम खकवानी साहब ने भी अपना व्यू दिया था और मैंने भी उसमें कुछ हिस्सा डाला। और ये व्लॉग इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि हम बार बार इस मौजू की तरफ पलटते हैं, अशफाक अहमद की तरफ, कुतुबुल्लाह शाहब की तरफ, बानो कुस्सिया की तरफ और राजा गिद्ध की तरफ। और ये सवाल भी ज़ेरे बहस आता है कि राजा गिद्ध कैसे लिखा गया, आखिर उसे किस तरह लिखा गया। और इसमें मैंने एक अलग वीडियो की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बट मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ कि बानो आपा जब मुख्तलिफ लोगों से मिलती थी तो वो मुख्तलिफ किस्से बयान करती थी राजा गिद्ध की तख्लीक से मुतालिक, कि भाई वो कैसे लिखा गया। अब मर्द अबरेशम जो उनकी अपनी किताब है जो शहाब से मुतालिक है, वहाँ वो इस वाक़ये को अलग ढब पे बयान करती हैं, एक खौफ, एक आंधी, और फिर उसमें एक उम्मीद, शहाब की आमद, और फिर इस नावल का लिखा जाना। फिर हम देखते हैं कि कहीं वो लिखती हैं कि वो किसी शख्स से, किसी नौजवान से बहस कर रही थी इस्लाम से मुतालिक, और वहाँ पे दरख्त से उन्हें एक आवाज़ आती है कि रिस्क हराम, रिस्क हराम। यानी उन्हें इशारा मिलता है कि इस दीन फितरत में और बाकी जो मज़ाहिब हैं उसमें जो फ़र्क है वो जो रिस्क हलाल है उसकी अहमियत का, और रिस्क हलाल हराम को रद्द करने का है, क्योंकि उनके नज़दीक रिस्क हराम से नस्लें तबाह हो जाती हैं। और उन्होंने इसी मौजू को उठाया, राजा गिद्ध का मौजू बनाया, राजा गिद्ध इस पर लिखा। वैसे तो राजा गिद्ध पे मेरी राय यह है कि वो 4 असबाब बयान करता है पागलपन के। 4 उसके हिस्से हैं, 4 नॉवलेट हैं जो आपस में मरबूत हैं। तो इसके हराम पागलपन की वजूहात में एक वजह है जिसको मुसन्निफा ने ज़्यादा अहमियत दी होगी, मगर चूंकि 4 हिस्से हैं और हर हिस्से में पागलपन की एक वजह सामने आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि बाकी जो असबाब हैं वो भी इतने ही अहम हैं। मगर चूंकि इसका एक मजहबी पहलू था, बानो आपा और अशफाक अहमद का शख्सियत का एक मजहबी हुक था, एक तयशुदा बात थी कि उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में इक़्तिदार के ऐवानों के करीब रहे, उन्हें ओहदे मिले, रेडियो पे काम मिला, टेलीविज़न पे काम मिला, तो इस वजह से उन पे तनकीद भी हुई। अच्छा, एक किस्सा और बानो आपा सुनाती हैं राजा गिद्ध से मुतालिक, और ये उन्होंने कुछ व्लॉगर्स को, कुछ ब्लॉगर्स को सुनाया है और कुछ मज़ामीन में मैंने पढ़ा है। और जिन दोस्तों ने सुना खुद उन्होंने भी तस्दीक की कि कुछ यूँ है कि बानो आपा कहती थी कि एक दिन आंधी आई और वो छत पे गई, और छत पे एक कॉपी थी जिसके पहले वर्क पे पेंसिल से लिखा था राजा गिद्ध, और बाकी औराक खाली थे। उन्हें अंदर से एक आवाज़ आई कि इस जो बाकी औराक हैं उन्हें आप भरेंगी, और यूं इस कहानी का जन्म हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में जो सबसे मुस्तनद राय है, चाहे इसे तीनों आरा बानो कुर्सियाँ की हैं, मगर जो मर्द अबरेशम में लिखी हुई कहानी है वो ज़्यादा मुस्तनद है और ज़्यादा काबिल एतबार है। अब हम पलटते हैं इस सवाल की जानिब कि बानो अशफाक का लिखा हुआ फिक्शन कितना अहम है। इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम बानो के और अशफाक के फिक्शन का मवाजना तजिया करें और उनके हमअसरों से उनका मवाजना करें। यानी हम खालिसतन उनके फिक्शन का जायज़ा लें, उनकी शख्सियत को निकाल दें। मगर क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि हम शख्सियत को निकाल के किसी तख्लीक़कार की तख्लीक का जायज़ा ले सकें? जो माबाद जदीद के नक्काद हैं वो तो ये बात कहते हैं कि सब कुछ मतन में है, यानी हमें तख्लीक़कार को तख्लीक को अलग करना होगा। यानी अगर तख्लीक़कार बहुत बड़ा है या गुमनाम है, इससे कतई नज़र तख्लीक का जायज़ा लेना होगा। मगर हम जानते हैं कि जो फितरी मुतालबा है इंसान का, वो उसे उसे बार बार मजबूर करता है कि वो तख्लीक में तख्लीक़कार को भी खोजे, उसकी शख्सियत तलाश करे, उसकी शख्सियत का असर ले। ये पूरी दुनिया में होता है। मार्केस का नया नावल आया था जब आखिरी मेरी सोगवार बेसवाओं की यादें, तो उसे मार्केस के नावल के तौर पे ही देखा गया। ऑरहान का नया नावल आता है तो उसे ऑरहान के नावल के तौर पे देखा जाता है। ब्लाइंडनेस होजे सारामागो का नावल था, उसके बाद जो नावल्स आए तो उन्हें होजे सारामागो की नावल्स
उसकी तकनीक, उसकी शख्सियत के तनाजुर में ही देखा गया। ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो सकता कि आप तख्लीक़कार को बिल्कुल भुला दें। आप ठंडा गोश्त पढ़ते हुए, आप खोल दो पढ़ते हुए नहीं भूलते कि इन अफसानों का मुसन्निफ सादत हसन मंटो है, जिस पे मुकदमे बने, जिसे फहश निगार कहा गया, जिसे रद्द किया गया, जिसने फाके सहे, जिसे उसकी मेहनत का सिला नहीं मिला। आप ये बातें कभी नहीं भूल पाते। फैज़ को पढ़ते हुए आप नहीं भूलते कि फैज़ ने जेल भुगती, फैज़ ने जिलावतनी भुगती, फैज़ को लेनिन अमन प्राइज़ मिला, बैनुल-अक़वामी तवज्जो मिली, बैरूत और जो फ़लस्तीन से मुतालिक उनकी शायरी है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता कि आप शख्सियत को निकाल सकें। तो बानो और अशफाक के फिक्शन से हम उनकी शख्सियत को नहीं निकाल सकते। वो मौजूद रहेंगी जब भी हम तज़किया करने जाएंगे खेल तमाशे का, खेल तमाशा। जो अशफाक का एक नावल था जो बदकिस्मती से ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आया, समानी मतलब उसमें बायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे, समानी ही तर्ज पे था, मगर काफ़ी उसमें कैपेसिटी थी। और मेहमान बाहर उनका एक नॉवलेट था, उस पर भी बात नहीं हुई, उनके अफसानों पे बात हुई, गडरिया पे बात हुई, बानो के नॉवलेट भी ज़ेर बहस आए, नॉवल राजागिर बिलखुसूस हासिल घाट और उनके अफसाने जैसे कल्लो जो ड्रामों में भी ढले। तो अब हम उनके अफसानों का, नॉवेल्स का तज़किया करें, उनकी शख्सियत को हटा दें, जितना मुमकिन हो हटाएं और फिर उन्हें आंकें, ताकि उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई खूबियाँ और उनकी शख्सियत से जुड़े हुए तनाज़ात उनकी तख्लीक के तज़किये में हमारी राह में रुकावट ना बने। अब तीसरा सवाल कि भाई क्या ये बिल्कुल ही गैर अहम है? ऐसा हम नहीं कह सकते। यकीनी तौर पर राजागिर के अंदर एक तकनीक का तजुर्बा है, जिस तरह तकसीम किया गया है नावल को, एक फ़िक्र दी गई है, एक नज़रिया पेश करने की कोशिश की गई है और उसको एक अच्छे ढब पे, अच्छे उसलूब में पेश किया है। मुतनाज़िया है, इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उसे रद्द नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अशफाक साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो जिस शय को हाथ लगाया सोना कर दिया। ड्रामे लिखे, सूफ़ी बने, अफसाने लिखे, सब कमाल हैं। ज़बान कमाल लिखते थे, कहानी भी खूब बनाते थे। एक मोहब्बत 100 अफसाने के कई अफसाने हमारे जहनों में आज भी गूंजते। अब हम कैसे तयन कर सकते हैं इन दोनों शख्सियत का, बानो आपा और अशफाक साहब का? भाई हम यूं ही तयन करेंगे कि ये जो लिख गए उन पे हम बहस करें, और जो ये कह गए, देखिए कहने के अमल में बड़ा मसाइल थे। वो तलकीन शाह भी थे अशफाक साहब, फिर वो बानो के शोहर भी थे, फिर वो बाबाजी भी थे, वो शाहब के खलीफा भी थे, जैसे कि उन्होंने खुद कहा, और आखिर के अंदर हम देखते हैं कि वो जाविया किया करते थे। तो अब वो कह रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जो उन्होंने लिखा वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है, तो हम उसी पे फोकस रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि रोशन ख्याली, अक़लियत पसंदी, साइंस की समत रुझान ये बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, वक्त की तब्दीली की वजह से हम ये देख रहे हैं कि इंसान आगे की समत जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो लोग, वो हल्का, वो ग्रोह जो कुछ अर्से पहले इस बात पर मुसर था कि जो राजागिर में कह दिया गया, अगर आप इस पर यकीन नहीं रखते तो खुदा न खास्ता आपके ईमान पे हुर्फ आएगा, वो कमज़ोर हुआ है, वो इतना मुतहर्रिक नहीं है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो दूसरा ग्रोह है उसको भी तनकीद की तलवार को इतना बढ़ाना नहीं करना चाहिए, बल्कि तनकीद करनी चाहिए उनके लिखे हुए पे, बजाय उनकी शख्सियात पे, उनकी शख्सी खामियों पे, उनके बयानात पे। यकीनी तौर पे ओपिनियन लीडर थे, एक गुंजाइश मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन पे तनकीद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। गुंजाइश यूँ है कि ये ओपिनियन लीडर हैं, ये ओपिनियन बनाते हैं, ओपिनियन बिगाड़ते हैं, और ये ओपिनियन दे के ऐसा करते हैं, तो हम भी इन पे ओपिनियन दे सकते हैं। मगर फ़िलहाल मेरा ये ख्याल है, ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तख्लीक़ात पे बात करें, देखें, उनका तज़किया करें, और उनकी शख्सियत को ये सोच के कि हर शख्सियत में कुछ ख़ामियाँ होती हैं, नज़रअंदाज कर दें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई और आप आखिर तक पहुंचे, तो आपसे दरख्वास्त है आप इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। और कुछ और वीडियो जो इस चैनल पे मौजूद हैं इस मुद्दे पे, उन्हें भी देखें और अपना फीडबैक दें। और दोबारा आपसे होगी मुलाकात। एक बार खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।